नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। जीएस2 के जो पेपर होते हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसी पर हमने पिछला वीडियो भी बनाया था कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है जीएस2 का। तो आज मैं आपको एक और पॉलिटी के ही क्वेश्चन को डिस्कस करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे हम, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे लगभग में हर दूसरे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो है अपना डीपीएसपी। क्या होता है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट करके होता है। इसका मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और दूसरा है अपना मूल अधिकार। तो क्या मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या समझना होता है, कैसे आंसर राइटिंग इन चीज़ों की जाती है। और कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं इस पर एक आंसर भी आपको फ्रेम करके दिखा दूंगा। ओके, तो इन दोनों को समझना पड़ेगा हमें जीएस2 के लिए, क्योंकि जीएस2 का जो आंसर होता है वो थोड़ा सा आंसर राइटिंग वो अलग होता है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी मेंस। और 67th 68 दोनों के लिए है ये। ऐसा कुछ भी नहीं कि 67th मेंस है तो केवल उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए काम आएगा। ओके, तो सबसे पहला है क्या, अपने संविधान का भाग है ये डीपीएसपी, और क्या बोलते हैं उसको, नीति निदेशक तत्व। और दूसरा क्या आता है? मूल अधिकार। एक कॉपी देखा था मैंने, बीपीएससी का चेक किया हुआ आयोग का कॉपी था, आयोग ने चेक करके दिया था, किसी ने आरटीएस मंगाया था, यूट्यूब पर ही देखा था मैंने। तो उसमें मैं बता देता हूँ जिन लोगों को आंसर राइटिंग में, कैसे आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है, कहाँ पर नंबर आपको कम मिलता है, मैं पहले वो बता देता हूँ। ध्यानपूर्वक देखते जाना वीडियो को। आंसर राइटिंग में आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लिख कैसे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखा ना कि आंसर राइटिंग के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपको कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी पर लोग अभी भी दिक्कत करते हैं। अशुद्धियाँ जिनकी भी होती है ना, उनको समझ लो कि एवरेज मार्किंग से भी कम नंबर मिलेगा। जिनकी भी हिंदी लिखने में अशुद्धि होती है, उनको गलत लिखते हैं, ह्रस्व इकार दीर्घिकार, ह्रस्व उ दीर्घ उ में दिक्कत होता है। मैं भी गलती करता हूँ। जो भी कोई गलती करते हैं आपको एवरेज से भी कम मार्क्स मिलेगा। आप बोलते हो फिर कि बहुत अच्छा मैंने आंसर लिखा, मेरे नंबर नहीं आ रहे, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसलिए इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। हिंदी लेखन में सही से लिखना है आपको। हैंड राइटिंग से ज़्यादा मायने रखता है शुद्ध लिखना। हैंड राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है उससे विशेष। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेंस में बहुत तेज़ी से सारे आंसर लिखने होते हैं, इसलिए उस पर उतना फोकस हमें नहीं करना है। फोकस हैंड राइटिंग पर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे सामने ही कोई अच्छा लिखा हुआ कॉपी आता है तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट रखता है। लेकिन अशुद्धि नहीं होनी चाहिए आपके आंसर राइटिंग में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और आंसर में भटकाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि भूमिका लिखना शुरू किया तो एक पेज का पूरा भूमिका ही लिख दिया। सब कुछ एक बराबर फॉर्मेट में होना चाहिए। बस इन 3 चीज़ों का भी अगर आपने ध्यान रख लिया ना, ओके। और चौथा तो आता ही है, थोड़ा सा ढंग से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, तो आपको एवरेज से ज़्यादा नंबर मिल सकता है। एवरेज मार्किंग क्या होता है? अगर मान लो एक पल को 32 नंबर का सवाल है, एवरेज मार्किंग होता है 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये एवरेज होता है। अच्छे मार्क्स क्या होते हैं? 16 से ज़्यादा नंबर को अच्छे मार्क्स कहा जाएगा 32 में, जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आंसर राइटिंग जिनका अच्छा होता है उन्हीं को मिलता है। आंसर राइटिंग कैसे अच्छा होता है मैं पिछली बार ही बताया था मैंने, उसका वीडियो जाके ज़रूर देखना आप। जैसे मैं समझाता हूँ, ये संविधान की कौन सा भाग है? ये संविधान भाग 4 में आता है, नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार किस भाग में आता है? मूल अधिकार आता है भाग 3 में। ये सब तो आपको पता ही होगा। आर्टिकल 12 से है ये, और ये 36 से 51 है, ये सब तो पता ही होगा। 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई, 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई। नीति निर्देशक तत्व क्यों है संविधान में? अगर मैं आपसे पूछा जाए, नीति निर्देशक तत्व पर ही मूल फोकस रहेगा आज हमारा, कि नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी जिसको कहा जाता है, इससे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। तो सवाल देख लेते हैं पहले। यहाँ पर है सवाल कि
ये रहा। राज्य के नीति निषेध तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। या ये पूछ सकता है कि नीति निषेध तत्व और मूल अधिकार में संबंधों को बताइए, इन दोनों में के बीच डिफरेंस को बताइए, या नीति निषेध तत्व के उद्देश्य क्या हैं इसको संविधान में लाने के। मूल अधिकार मात्र एक घोषणा नहीं है, इसको प्रूव कीजिए। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नीति निषेध एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने क्या बोला? मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के सवालों के लिए क्या चाहिए आपको समझ होनी चाहिए मूल रूप से। ओके, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं। समझ किसको कहते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ध्यानपूर्वक देखते चलना। जब संविधान बनाया जा रहा था ना, तो सोचो संविधान सभा में आप बैठे हुए हो, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। एक तो संविधान सभा, भारत का इतिहास उल्टा कर देखो, 1947 से पहले क्या तुमसे किसी ने राज करने से पहले पूछा कि हम कौन सा नियम बनाकर आप पर राज करें? आप पर राज करने के लिए हम नियम बनाने जा रहे हैं। क्या अकबर ने आके पूछा था या अशोक ने आके पूछा था लोगों से? नहीं पूछा था। इसलिए संविधान सभा का ही होना अपने आप में अद्वितीय चीज़ था। तो संविधान सभा जब बन रहा था, संविधान सभा बना, तो उसमें जो लोग बैठे थे वो कौन लोग थे? ध्यानपूर्वक कहानी जैसे सुनते जाना, मूल अधिकार और डीपीएसपी पूरा समझ में आ जाएगा। तो वो लोग थे जो 200 सालों से गुलामी की मार को सह रहे थे। पता था उनको कि गुलामी क्या होता है। गुलामी का मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछा जाए तो? गुलामी का मतलब होता है अधिकारों का अभाव। अधिकारों का जब अभाव हो जाता है ना, उसी को गुलामी कहा जाता है। गुलाम कौन होता है? जिसको बोलने की आज़ादी नहीं होती, जिसको कहीं जाने की आज़ादी नहीं होती, जिसको अपनी मनमर्जी का कुछ भी करने की आज़ादी नहीं होती या नौकरी करने की आज़ादी नहीं होती, उसी को क्या कहा जाता है? गुलामी कहा जाता है। तो इस चीज़ को 200 सालों से वो झेल रहे थे। जब वो संविधान बनाने बैठेंगे तो आपको क्या लगता है उनके माइंडसेट में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? कि सामान्य से सामान्य लोगों को अधिकार दिया जाए। क्या बोला मैंने? सामान्य से सामान्य लोगों को अधिकार दिया जाए। इसी का परिणाम है मूल अधिकार और डीपीएसपी, नीति निषेध तत्व। नीति निषेध तत्व है क्या एक्चुअली में? ये सब भी तो वही अधिकार हैं जो वो देना चाहते थे अपने लोगों को आज़ादी के ठीक बाद, लेकिन वो नहीं दे पाए। वो चाहते थे हम दुनिया भर की चीज़ें अधिकार दे दें अपने लोगों को, लेकिन वो नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हमारे पास उस समय संसाधन की कमी थी। इसलिए उन्होंने बोला कि हम डीपीएसपी नाम का एक चीज़ हम अपने संविधान में डालते हैं, जिसको हम किसके लिए छोड़ देंगे? भविष्य के लिए छोड़ देंगे। कि भविष्य की जो सरकारें आएंगी उनके पास ये लक्ष्य होगा कि संविधान में जो लिखा हुआ है डीपीएसपी में, उसको आप पूरा कीजिए। मूल अधिकार तो वो अधिकार थे जो दे दिया गया था लोगों को जिस दिन संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, उसी दिन से सारे के सारे अधिकार दे दिए गए थे। चाहे बोलने की हो, अभिव्यक्ति की हो, स्वतंत्रता की हो, या फिर समता का अधिकार हो, है ना, सारे अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन डीपीएसपी जो था ये भी वो देना चाहते थे उसी समय लोगों को। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आने वाले समय में सरकारें जो होंगी, भारत की जनता जो होंगी, भारत की सरकार जब समृद्ध होगा, यहाँ की जनता जब समृद्ध होगी, तब उसको इतने सारे अधिकार दिए जाएंगे। अचानक से किसी पर से सारा छूट हटा लेना भी उस देश को बंजर बना सकता है। इसलिए कुछ अधिकारों को उस समय नहीं दिया गया था। डीपीएसपी मूल रूप से है क्या? सबसे पहले मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार क्या होता है इस पर बात करते हैं। मूल अधिकार आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? परिस्थिति है। मूल अधिकार क्या होता है? कंडीशन। अगर आपसे मूल अधिकार छीन लिया जाए तो आप अपना समुचित विकास नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो मूल अधिकार में से ये चीज़ हटा दिया जाए कि जाति, लिंग, जन्म, धर्म, क्या बोलते हैं इनके नाम पर, आर्टिकल 15 के नाम पर विभेद नहीं किया जा सकता है, कि स्थान पर लिख दिया जाए कि विभेद किया जा सकता है, तो हो सकता है कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो या आप महिला हो, कल को कोई ये सरकार आए बोले कि आज से मुस्लिमों को कोई जॉब नहीं मिलेगा, कल को कोई सरकार आए बोले कि आज से महिलाओं को कोई जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लिंग के आधार पर विभेद कर सकते हैं। तो क्या हुआ? आपके सामने जो कंडीशंस थी ना, वो कंडीशन समाप्त कर दी उसने, आप पर प्रतिबंध लगा दिए उसने।
मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार हमारे लिए तो स्वतंत्रता है, लेकिन स्टेट के लिए, स्टेट बोले तो हमारी सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मूल अधिकार हमारे लिए तो स्वतंत्रता है, लेकिन सरकारों के लिए प्रतिबंध है। मूल अधिकार सरकारों के लिए प्रतिबंध का काम करती हैं, जबकि हमारे लिए स्वतंत्रता का काम करती हैं, स्वतंत्रता देती हैं वो। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला, ये लाइन नोट डाउन करके रखना है आपको। जबकि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी राज्य को स्वतंत्रता देती है, यानी कि स्टेट को स्वतंत्रता देती है डीपीएसपी, कि आपकी मर्जी है आप इसको जब लागू कीजिए, आपकी मर्जी है कि आप इसको लागू मत कीजिए। इसलिए डीपीएसपी राज्य के लिए पॉजिटिव अप्रोच होता है, सकारात्मक जिसको कहा जाता है। जबकि मूल अधिकार जो होता है ये राज्य के लिए निगेटिव होता है, कि मूल अधिकारों से छेड़छाड़ राज्य जल्दी नहीं कर सकता है। नहीं तो 1973 का मामला याद करो, केशवानंद भारती मामले में, कि अगर आर्टिकल 13 याद कीजिए, 226 याद कीजिए, ये सब क्या है? इन सब के आधार पर संविधान में जब मूल अधिकार से छेड़छाड़ किया जाएगा, मूल अधिकारों को कम किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला सुनाने आ जाएंगे कि आपका ये जो कानून है, नियम है या अधिनियम है, संशोधन है, ये सब खारिज किया जाता है, क्योंकि ये लोगों के मूल अधिकार का हनन कर रहा है। तो एक दिमाग में फ्रेम बना कि मूल अधिकार बेसिक होता क्या है, डीपीएसपी क्या होता है बेसिक। अब मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, इस चीज़ पर बात करते हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, अगर टॉपिक समझ जाओगे आप तो आंसर राइटिंग बच्चों का खेल लगेगा आपको, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, ये सवाल पूछा जाता है कैसे। तो जब संविधान लागू किया जा रहा था, तो जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था डॉक्टर अंबेडकर, जो भी हैं, डॉक्टर अंबेडकर नाम था इनका, इनसे जब पूछा गया कि क्या हम संविधान के लागू करके हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, क्या हम संविधान को लागू करके लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, आपको ये थॉट्स लिखना पड़ेगा अपने आंसर राइटिंग में। तो इन्होंने जवाब दिया कि लोकतंत्र की स्थापना भारत में तब तक नहीं हो सकता है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। क्या बोला मैंने? उन्होंने जवाब दिया, उनसे पूछा गया कि क्या ये संविधान जो है ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है भारत में। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना भारत में तब तक नहीं हो सकता जब तक सोशली और इकोनॉमिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती है। मैंने ये शब्द बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। सोशल और इकोनॉमिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी तब तक देश में लोकतंत्र की स्थापना संभव ही नहीं है। अब ये क्या होता है सोशल और इकोनॉमिक रूप से लोकतंत्र? तो उन्होंने बोला कि इसकी स्थापना के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को समान बनाना होगा। समान बनाने के लिए आप क्या करोगे? मूल अधिकार का यूज करोगे कि आज के बाद भारत में कोई भी विभेद नहीं होगा। और सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो लोकतंत्र की स्थापना होगी तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में यही तो है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी के द्वारा ही होगा। और स्थापना करने मददगार कौन होगा? तो फंडामेंटल राइट। यही है मूल संविधान के फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का। तो जब आप ये चीज़ लिख दोगे ना अपने एक आंसर में, तो आप बोलोगे कि ये दोनों एक दूसरे का पूरक का काम करते हैं। ना तो फंडामेंटल राइट अगर नहीं होगा तो डीपीएसपी की स्थापना नहीं हो सकती है, और अगर डीपीएसपी नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट किसी काम का नहीं होगा। समझ में आई बात? मान लो जैसे जो बहुत सारे आर्टिकल लागू किए गए हैं, जैसे मान लो एक आर्टिकल 50 ही है। क्या है आर्टिकल 50 में? शक्ति का पृथक्करण।
शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है। किसके किसके बीच में है? तो न्यायालय के बीच में है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यपालिका होती है, और विधायिका जो होती है, इन दोनों के बीच में शक्ति के पृथक्करण की बात की गई है। सोचो, न्यायालय अगर विधायिका के साथ एक हो जाए तो कल को अगर विधायिका यानी कि संसद या विधानसभा, संसद ही सिर्फ कानून बना सकती है मूल अधिकार के संशोधन के लिए, तो संसद अगर मूल अधिकार के कानून का हनन करती है आपका कानून बना के, तो न्यायालय अगर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी, न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी, तो आपका कहाँ से ये संभव हो पाएगा आपका मूल अधिकार की रक्षा हो जाए? नहीं होगा ना। तो इसलिए ये चीज़ें कहाँ पर, डीपीएसपी का भाग है आर्टिकल 50। किसका भाग है? शक्ति का पृथक्करण किसका भाग है? डीपीएसपी का भाग है। यानी कि डीपीएसपी यहाँ पर क्या कर रहा है? मूल अधिकारों की रक्षा कर रहा है। अब मूल अधिकार क्या कर रहा है? तो डीपीएसपी की स्थापना कर रहा है। समझे? आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का अंत नहीं होगा, छुआछूत का अंत नहीं होगा, तो समानता की स्थापना ही नहीं हो सकती है। और आज समानता का ही तो भाग है, जो लिखा हुआ है कि संविधान के समक्ष समानता, उसी का तो भाग है कि जो वंचित वर्ग होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, इनके लिए राज्य अलग से कानून बनाएगा। आपके आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस में है? इसी में तो है। इसकी स्थापना कौन करता है? तो उस मूल अधिकार में है ये चीज़ कि अलग से कानून बनाया जाएगा। लेकिन डीपीएसपी में भी है कि इन सब को अलग से राज्य को हमेशा वंचित वर्गों के लिए काम करना चाहिए। ये चीज़ कहाँ पर लिखा हुआ है? तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है। अब आता है कि इन दोनों पर कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कौन बड़ा है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कौन बड़ा है? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उस केस का नाम है, मैं बता देता हूँ केस का नाम देखकर आपको, मिनर्वा मिल। क्या नाम है? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। ये केस होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गए थे मिनर्वा मिल को लेकर, जिसने भारत सरकार पर केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट जो है आपके मूल अधिकार हैं, ये हमेशा बड़ा होगा डीपीएसपी से, एक कंडीशन को छोड़कर। एक कंडीशन को छोड़कर। कौन सा वो कंडीशन होता है? आर्टिकल 39 बी और सी। आर्टिकल 39 BC में क्या लिखा हुआ है? समान कार्यों के लिए वंचित लोगों के लिए समान को एक कानून बनाया गया है, जिसमें बोला गया है कि वंचित लोगों के साथ राज्य हमेशा खड़ा होगा, उनके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, उनके लिए अलग से कानून का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 39 BC जहाँ भी आएगा वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा सा उल्लंघन कर सकती है सरकार, आर्टिकल 39 BC को लागू करने के लिए। इसके अलावा कहीं पर भी फंडामेंटल राइट के ऊपर डीपीएसपी को वरीयता नहीं दी गई है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद से और क्या है डीपीएसपी में? तो राज्य के नीति निषेध तत्व का मूल अर्थ क्या होता है, इसका मूल लक्ष्य क्या होता है? इसका मूल लक्ष्य एक ही होता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इस चीज़ को अगर आपने डीपीएसपी के आंसर में नहीं लिखा ना कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो आपका आंसर नहीं अच्छा होता है, नहीं सूटेबल बन पाता। और ये कहाँ से आया है ये चीज़? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही बोला था, जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने ही बोला था। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि कोई आदमी जब संविधान बनाने बैठे हैं सब लोग, तो ऐसे ही थोड़ी ना आयरलैंड के संविधान से कुछ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, हाँ ये देखने में बहुत सुंदर है। उसके पीछे का उद्देश्य होता है, अपने देश में जो जाति प्रथा थी या जो गरीबी है या अलग अलग भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो विभेद था, उस विभेद को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक आर्थिक रूप से समानता की स्थापना ना हो, जब तक सामाजिक रूप से समानता की स्थापना ना हो। और इसकी स्थापना मददगार एक ही चीज़ होता है, वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसके द्वारा सरकार इनसे विभेद नहीं कर सकती। इनको वो परिस्थितियाँ मुहैया करवाएगी जिसके कारण ये लोग अपना विकास कर पाएंगे। और ये लोग जब अपना विकास कर पाएंगे तभी स्थापना होगी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। किसकी स्थापना होगी? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की, जिसका जो मुख्य भाग है डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य है वो।
इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के बाद जब डीपीएसपी का चैप्टर डाला गया, नहीं तो हो सकता था डीपीएसपी को अंत में भी लिख दे, संविधान के शुरू में ही क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने ये चीज़ निश्चित किया कि संविधान का मूल उद्देश्य है सबसे पहले लोगों को अधिकार प्रदान करना, उसके बाद राज्य को ये लक्ष्य प्रदान करना कि जब भी आप सरकार बनाओगे तो आपका ये काम होगा कि देश में सोशल और इकोनॉमिक रूप से डेमोक्रेसी, समानता, इनकी स्थापना की जा सके। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे जैसे भारत प्रगति करता आया है, उसके बाद आप बता देंगे कि जैसे जैसे भारत ने प्रगति की है वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको डीपीएसपी में से निकालकर सरकार ने देश में लागू किया है। क्योंकि डीपीएसपी में कोई चीज़ है तो उसके होने से कुछ नहीं होता जब तक उसको लागू ना किया जाए। जैसे पंचायती राज का प्रावधान को लागू किया गया है, जैसे सभी को शिक्षा का प्रावधान को लागू किया गया है, जैसे आर्टिकल 48 के तहत गोवंश की रक्षा के लिए अभी कुछ दिन पहले ही एक आयोग बनाया गया था, या पर्यावरण के संरक्षण की जब आप बात करते हैं तो ये सब किस में आता है? ये सब डीपीएसपी में ही था, जिसको समय समय पर लागू किया गया है। समान लोगों के लिए समान वेतन का कानून लागू किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मुफ्त में वकालत भी दी जाती है, गरीब लोगों को वकील मुहैया करवाया जाता है, समान वेतन मुहैया करवाया जाता है, अलग से छुट्टियां दी जाती हैं। ये सब चीज़ किस में लागू की गई हैं? ये सब डीपीएसपी से ही लेकर लागू की गई हैं। आर्टिकल 40 का ही तो भाग था पंचायती राज की स्थापना, जिसको बाद में कानून बनाकर 73वें 74वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया था भारत में। अभी और कौन सा प्रावधान लागू करना बाकी है? आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को लागू करना बाकी है। इन सब चीज़ों को भी सरकार धीरे धीरे लागू करेगी। तो हम क्या बोलेंगे? धीरे धीरे देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का सरकार प्रयास कर रही है। डीपीएसपी एक बन गया होगा दिमाग में। निर्देशक तत्वों को लेकर एक संविधानविद हैं जिनके कथन आपको लिखने हैं। एक तो अम्बेडकर जी का लिखना है आपको कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की वो बात करते थे। एक ग्रेनविल ऑस्टिन है जिसने यह विचार दिया था कि भारतीय संविधान का भाग 4, ग्रेनविल ऑस्टिन सुना होगा आप लोगों ने, भारत में फेबियनवाद की स्थापना करता है। ये शब्द लिख देना, एग्जाम में बिल्कुल छा जाओगे। ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। थॉट्स होते हैं, जोड़ने पड़ते हैं। बीपीएससी के लिए जो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, खुद से पढ़ाई, उनको जोड़ने में दिक्कत आती है। इसीलिए मुख्य रूप से ये लेक्चर लेकर आया था कि टॉपिक जब आप जोड़ना सीख जाओगे तो आपके सामने फिर बहुत ही सामान्य लगेगा आपको आंसर राइटिंग। ओके, तो अब जब आंसर राइटिंग आप लिखोगे इस पर, तो आप क्या लिखोगे? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो मात्र एक घोषणा मात्र नहीं है संविधान में, इसका संविधान में घोषणा के अलावा बहुत बड़ा योगदान है, तो आप ये सब लिख सकते हो कि डीपीएसपी, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देना है कि डीपीएसपी जो है इस संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल लिखना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, 35-36 से लेकर 51 आर्टिकल तक है। 52 से राष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं। डीपीएसपी में गांधीवादी विचार हैं, मार्क्सवादी विचार हैं, दक्षिणपंथी विचार हैं, इन सब को शामिल किया गया है। डीपीएसपी के उसके बाद क्या बोलोगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विचार दिया था कि डीपीएसपी का महत्व इस तरह से साबित होगा, जब जब सरकारें आएंगी सत्ता में, उनको डीपीएसपी को पूरा करने के लिए कानून बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाएंगी तो अगले साल के इलेक्शन में फिर उनको जवाब देना होगा अपनी जनता को। और जब तक डीपीएसपी पूरा नहीं होगा तब तक फंडामेंटल राइट पूरा नहीं हो सकता, और जब तक फंडामेंटल राइट अच्छे से लागू नहीं होगा डीपीएसपी का महत्व कम रहता रहेगा हमेशा। ये चीज़ लिखोगे, फिर आप आंसर को समाप्त कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी घोषणाएं आज तक बनाई गई हैं, तो पंचायती राज संबंधी, पर्यावरण संबंधी, गोवंश संबंधी, महिलाओं संबंधी, समान वेतन संबंधी, पिछड़े वर्गों के लिए हो या वकील मुहैया करवाने हो, इन सब चीज़ों को आप डिटेल में लिख सकते हो, कब कौन से कानून बनाकर डीपीएसपी को लागू किया गया। फिर कंक्लूड कर दीजिए अपने आंसर को, आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। मिनर्वा मिल का जिक्र जरूर करना है कि एक ही जगह है जहाँ पर डीपीएसपी के ऊपर फंडामेंटल राइट को वरीयता नहीं दी गई है। ओके, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं था। तो इस चीज़ को आप लिखिए अच्छे से। और भी कोई टॉपिक अगर आपको GS2 का समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो इस तरह से पॉलिटिक आंसर लिखा जाता है। आंसर लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपका एग्ज़ाम जब भी हो। जैसे एक सवाल है, क्षेत्रीय विकास से आपका क्या भी तात्पर्य है? विकास, बिहार के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय नियोजन कहाँ तक सफल रहा है? ये तो मूल रूप से किसका क्वेश्चन हो गया? बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। ओके, इसको तो बिहार स्पेशल में लिखना। क्षेत्रीय विकास का मतलब क्या होता है? जो रीजनल रूप से डेवलपमेंट में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा भी दे सकता है, उसको पहले तो आपको लिख लेना है। जिनको भी आंसर लिखने में दिक्कत आती है मैं उनको कह रहा हूँ। अब जैसे बिहार का लें
तो बिहार के जो प्रगति है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बाधक हैं? तो हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, अभी भी निवेश नहीं आ पाता है। क्या क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं समझा देता हूँ एक थोड़ा सा। अपने यहाँ शिक्षा की अभाव है, अभी भी निवेश नहीं आ पाता है, गरीबी है, गरीबी के कारण विकास नहीं होता, विकास के कारण, विकास के अभाव के कारण गरीबी है, दोनों एक दूसरे के कारण से नहीं संपन्न हो पाते हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे? कानून का राज नहीं स्थापित हो पाया, अभी भी भाई बंधुवाद खूब सारा चलता है। निवेश नहीं होने के कारण क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी ही नहीं है, प्राइमरी सेक्टर पर अभी डिपेंडेंसी है। प्राइमरी यानी कि कृषि हो गया, खेती संबंधी जो जॉब होती हैं उन पर। इससे क्या होता है? आधारभूत संरचनाओं का भी अभाव है अभी बिहार में। उसके बाद से क्या बोल सकते हो आप कि बिहार के पास कमाने के लिए जो खेती का एक साधन रहता है ना, वो अपने यहाँ बटा हुआ है, यानी कि सीमांत कृषक जो होते हैं उनकी संख्या अधिक है। सरकार के प्रयास भी विफल रहते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। बाढ़ लिख सकते हो, आपदा लिख सकते हो, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आप इनके निवारण के उपाय बताइए, फिर बिहार सरकार कौन कौन सा प्रयास कर रही है उन चीज़ों को बताइए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो डीपीएसपी और मूल अधिकार को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है और ज़रूरी था ये आपको समझाने के लिए। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो अगला लेक्चर में कोई और टॉपिक मैं ले आऊँगा। सारे सब्जेक्ट मैं इसी तरह से पढ़ा सकता हूँ, इसलिए अगर ज्योग्राफी का कोई टॉपिक हो, हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो, पॉलिटी का कोई टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।